की जो ओवरी होती है, यानी जब वो फीमेल बच्चे अपने माँ के यूट्रस में होती है, उसी दौरान उसकी जर्मिनल एपिथेलियम माइटोटिकली एक्टिव हो जाती है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन करती है, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ ओगोनियम बनते हैं। तो हमने जब ओगोनियम को चेक किया तो देखा भाई, जैसे हमने कहा था भाई ये जर्म सेल है और इसने क्या किया था, बहुत सारे ओगोनियम बनाए थे। ऐसे हमने 4 दिखाए थे इस तरह से ओगोनियम। ठीक है ना बेटा, आप लोग ऑलरेडी बना चुके होंगे, रफली बता रहा हूँ। ये ओगोनियम क्या करता है, जब चेक किया हमने तो देखा 2 टाइप के हैं ओगोनियम, टाइप ए और टाइप बी। तो ये काम तो बिफोर बर्थ हो जाता है ना। टाइप ए और टाइप बी जरा ध्यान देना बेटा, ये टाइप बी ही क्या करता था, थोड़ा सा ग्रो करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोसिस होता है, फर्स्ट मियोसिस, और यही फर्स्ट मियोसिस क्या करती है, इनहिबिटेड एट प्रोफेज फर्स्ट, ब्रैकेट में डिप्लोटीन फर्स्ट, डिप्लोटीन फर्स्ट। प्रोफेज की जो डिप्लोटीन स्टेज आती है, ये आप थोड़ा सा ऐड कर लो बेटा, क्योंकि बाई चांस अगर क्वेश्चन आए तो आपका रुके ना, मतलब इतना डिप आएगा नहीं, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये सेकेंडरी प्राइमरी oocyte क्या करेगा, जब इसमें फर्स्ट मियोसिस होती है, ये फर्स्ट मियोसिस लिखा बेटा, ठीक है ना, फर्स्ट एम, फर्स्ट एम का मतलब फर्स्ट मियोसिस। आपको व्यू हो रहा है डायग्राम बेटा, बोर्ड अच्छे से व्यू हो रहा है सबको। इसे एक सेकेंड बेटा, मार्कर चेंज करके देखता हूँ मैं। हाँ? चलिए, तो अरे ऑलरेडी चाहे, चलो ये तो आप लिख ही चुके हैं ना, ये फर्स्ट एम लिखा हमने, फर्स्ट मियोसिस, जो कि इनबिट हो जाती कहाँ, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में। चलो, ये हमने इनहिबिटेड लिखा हुआ है, ठीक है, और इनहिबिटेड के ब्रैकेट में लिख लो प्रोफेज फर्स्ट। अरे यार आपको व्यू नहीं हो रहा ना, ऐसे फर्स्ट मियोसिस इनहिबिटेड एट प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज पी फर्स्ट मतलब प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है बेटा, वो शायद उधर व्यू नहीं हो रहा, तो आप लोग एरो पे लिख लो, यहाँ पे लिख लोगे आप लोग, मैं इधर आगे करके देख देता हूँ यार। चलो मैं इधर लिख देता हूँ, ये टाइप बी ग्रो करेगी तो प्राइमरी oocyte बन जाएगा, और प्राइमरी oocyte क्या करेगा, फर्स्ट मियोसिस शो करेगा, फर्स्ट मियोसिस। लेकिन आपको पता है बेटा, फर्स्ट मियोसिस जो है ये इनहिबिटेड हो जाती है एट प्रोफेज फर्स्ट, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट की भी अगर बात करें तो मतलब डिप्लोटीन फर्स्ट। हमने कहा था फीमेल बच्ची जब जन्म लेने वाली होती है, उसके पहले ही सारी की सारी प्राइमरी oocyte या ओवोनियम अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, बस फर्स्ट मियोसिस स्टॉप्स एट द प्रोफेज फर्स्ट। सर ये करा दिया था, ठीक है कोई नहीं बेटा, इसमें ये चीज थोड़ी सी ऐड करनी, शायद ये नहीं बताई हमने आपको, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ सुंदर, बोल सर क्लास में हूँ। मैं अभी 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 बात करता हूँ क्लास पर, ठीक है आपको। आगे बेटा, ये जो मियोसिस फर्स्ट है प्रोफेज फर्स्ट में रुक जाएगी, मियोसिस फर्स्ट जब प्राइमरी oocyte में होगी तो बनेगा सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte और क्या बनेगा साथ में, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये आप बना चुके हैं, लास्ट टाइम पे हमने आपको पढ़ा चुका, बस सर ये पॉइंट ऐड करा रहा हूँ मैं, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो कहीं रुक ना जाओ आप।
सर प्लीज कल के पेपर की पीडीएफ और आंसर की सेंड करवा दीजिएगा, ठीक है, ओके। अब सेकेंडरी oocyte में क्या होगा बेटा, सेकेंड मियोसिस होगा, सेकेंड मियोसिस। और ये सेकेंड मियोसिस जो होता है इनहिबिटेड एट मेटाफेज, मेटाफेज, ये मेटाफेज पे स्टॉप हो जाती है बेटा, सेकेंड मियोसिस भी मेटाफेज पे स्टॉप होती है। और ये तब कंप्लीट होगी सेकेंड मियोसिस जब आकर के स्पर्म से क्या करेगा, ओम से फर्टिलाइज करेगा। तो सेकेंडरी oocyte क्या करेगी, ऊटिड बनाएगी, और ऊटिड ही ओवम बनाता है, कब, जब फर्टिलाइजेशन होगा। और क्या बनेगा, एनाफेज। नवदीप हाँ कुछ कह रहा बेटा। और ये बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी। ये हम बता चुके हैं बेटा आपको ऑलरेडी सब, बस यही से 2 पॉइंट बताने थे। ये वाला बेटा फेज पे रोक दिया जाता है, प्रोफेज फर्स्ट पे रुकता है, ठीक है। आपने अनाफेज में बताया था, एनाफेज में बताया था नहीं भाई, ये लिखाया था क्या एनाफेज यहाँ पे, कोई नहीं बेटा, फिर इसको एनाफेज नहीं मेटाफेज कर लो। ठीक है, तो मेटाफेज स्टेप पे रुक जाती है। तो ये सारा बात हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ये जो यहाँ पे रुकती है, कुछ इनहिबिटिंग फैक्टर होते हैं, एनाफ मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, और यहाँ वो क्या करता है, मेटाफेज को बनाए रखते हैं, और वो तभी कंप्लीट होता है। नो सर सेल डिवीजन में दिया, ओके ओके ठीक है ठीक है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके, ठीक है। मैं डाल दूं बेटा इसको, बस ये पॉइंट थोड़ा सा मुझे ऐड करना था। ना ना बेटा अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो ये जो होता है अपलोड होता है, ठीक है ना। आप कोई दिक्कत हो पर्सनली पूछ लेना आप मुझे, है ना। आपकी कोई प्रॉब्लम हो आप पूछो मुझसे, ओके बेटा। तो हम बता चुके हैं कि जब सेल डिवाइड करती है, बहुत सारी ओगोनियम होती है। ओगोनियम दो तरीके हो, टाइप ए और टाइप बी, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। जब भी इसमें कन्वर्ट होता है प्राइमरी oocyte में, तो टाइप ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑलरेडी पिछले लेक्चर पे आपने पढ़ रखा है। प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोसिस होगी जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड, ठीक है ना। सारे के सारे ओगोनियम अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है ना बेटा। बट मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो रुक, जब मियोसिस फर्स्ट होती है वो भी रुक जाती है प्रोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज फर्स्ट में भी बोले तो डिप्लो 3 स्टेज में रुकती है। फिर सेकेंडरी oocyte यानी अब ओवुलेशन हो जाएगा, प्यूबर्टी जब आए, यानी प्यूबर्टी होता है, जब प्यूबर्टी आता है तो इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। पढ़ ही चुके बेटा प्राइमोर्डियल फॉलिकल का डेवलपमेंट ओवरी के अंदर। जब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी में प्राइमरी oocyte ग्रोथ करना शुरू करेगी, तो प्राइमरी oocyte के अंदर फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियोसिस होगी, लेकिन वो भी रुक जाती है मेटाफेज स्टेज में, और वो तब कंप्लीट होता है जब स्पर्म आगे से क्या करेगा, फर्टिलाइज, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ तक सारी बातें हम लोगों ने कर रखी हैं, ओके। चलिए इसको हटाता हूँ, हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। हेडिंग आप लोग डालेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। यार हमें लग रहा है कि हम लोगों ने पढ़ रखा है सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी चलो आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ, पढ़ रखा है ना। क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि इस समय 2 ही लोग पढ़ रहे हो साथ में, और डायग्राम मुझे मैंने बनवाया था, पेरीविट लाइन स्पेस वगैरह बताया था। हाँ भाई बताया था, तभी मैं कह रहा हूँ, मुझे आप लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो बेटा, हैं। कुछ लोग रहते नहीं है क्लास में, मुझे लग रहा है ऐसा। बना दिया वेरी गुड, ठीक है, मुझे याद आ रहा था ना तभी तो। चलिए कुछ नोट के पॉइंट 1-2 लिख लो बेटा यहाँ पर, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट में पहला पॉइंट ये लिखना है कि डीजेनरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, degeneration of Graafian follicle is known as atresis, and ये एट्रेसिस लिखा हुआ बेटा, ठीक है, एट्रेसिस दिख रहा है। एंड
and degenerated follicle is named as atretic follicle। आपको हमने बताया था कि बेटा एक फीमेल दोनों उरी को मिला के ओवरियम लेके पैदा होती है, लेकिन प्यूबर्टी पर 1,20,000 या 1,60,000 बचते हैं। तो वो जो डीजेनरेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को एट्रेसिस बोलते हैं, वो लिख दिया मैंने का। और जो फॉलिकल डीजेनरेट होता है उसको बोलते हैं एट्रेटिक फॉलिकल। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, नोट नंबर 2, सर्जरी करके यूट्रस को हटाना, ठीक है, यूट्रस का दूसरा नाम वोम्ब भी होता है। तो सर्जरी करके यूट्रस को हटाना कहलाता है हिस्टेरेक्टोमी। तो रिमूवल ऑफ यूट्रस या इसी को बोलते हैं वोम्ब, रिमूवल ऑफ यूट्रस विद सर्जिकल प्रोसेस। with surgical process is known as hysterectomy। पॉइंट नंबर 3 नोट का, सर्जरी करके यूट्रस को काट के हटवा देना बॉडी से हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। ठीक है बेटा। सीमेन का कुछ पार्ट एपिडिडाइमिस के द्वारा भी बनाया जाता है। सम पार्ट ऑफ सीमेन is also secreted by epididymis। नीचे दिख नहीं रहा बेटा है, कोई नहीं, पॉइंट सुनाई दे रहा होगा ना, मैंने लिख रखा है सम पार्ट ऑफ सीमेन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय एपिडिडाइमिस। हमने आपको बता रखा है कि सेमेन, सेमिनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस, स्पर्म, इनको इनके तीनों ग्लैंड के सिक्रेशन प्लस स्पर्म को मिला के बोलते हैं। कुछ पार्ट, हालांकि जो स्पर्म डक्ट है वो एपिडिडाइमिस का ही पार्ट है, लेकिन कहीं पे तुम रुक न जाओ इसलिए मैंने उसको अलग करके लिखा दिया। ठीक है ना बेटा, नोट कर लिया? नोट हो गया बुद्धिमानों? सर 3 पॉइंट रिपीट। थर्ड पॉइंट हमने लिखा है बेटा कि सम पार्ट ऑफ सीमेन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय एपिडाइमिस। मोर्टेलिटी एपिडाइमिस में क्या लिखना है देव? एपिडाइमिस में ही मोर्टेलिटी मिलेगी बेटा, मैच्योर और फंक्शनल स्पर्म, ठीक है, वो स्टोर्ड रहता है हमारे स्पर्म डक्ट में। ठीक है, और जब तक फंक्शनली मैच्योर नहीं होगा तब तक वो कहाँ रहेगा? एपिडाइमिस में। क्लियर हो गया बेटा? अरे भाई, कार्डा एपिडाइमिस एपिडाइमिस का ही पार्ट होता है बेटा। एपिडाइमिस में तब तक रहेगा जब तक वो फंक्शनली मैच्योर ना हो जाए। जब फंक्शनली मैच्योर हो जाएगा यानी मूवमेंट करने के लायक बनेगा, तब वो जाके स्पर्म डक्ट में कलेक्ट होता है, स्टोर होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट नोट कर लिया बेटा आपने? बोलो भाई, इरेज करूं? फर्जी की बातें फटाफट मैसेज डालते हो। ठीक, ओके बेटा, फटाफट दिया करो यार, तुम लोग तो एनर्जेटिक रहते हो। जैसे रिप्लाई करोगे उसी हिसाब से हम आगे बढ़ पाएंगे बेटा, है ना? आप नोट्स अच्छे से पढ़िएगा बेहतरीन तरीके से। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन फ्रेम करना जरा,
एनसीईआरटी पढ़ करके, ठीक है। देखते हैं कौन कितने क्वेश्चन फ्रेम करके देता है। इतना आराम फरमा रहे हो तुम लोग घर जाकर के, बड़ी गुस्सा रहे। मुश्किल आपके बैच में 3 से 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेली का डीपीपी बना के देते हैं, बाकी तो वैसे लग रहा है कि फर्जी कर रहे हैं क्लास। बेवकूफ डेली बोलता हूँ कि डीपीपी बना के दीजिए, डीपीपी बना के दीजिए, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आता, मैं फर्जी बकवास कर रहा हूँ। ठीक है ना, हर दिन डेली डेली बना के देना होता है। कल शाम, आज शाम तक या कल हम सुबह तक आपके क्लास में वो डाल देंगे कि शेड्यूल क्या है नेक्स्ट टेस्ट का, उसकी डीपीपी स्टार्ट कर दीजिए आप। बेवकूफ वाली बातें करते हो आप लोग। पढ़ना नहीं होता है क्या आप लोगों को भाई? क्यों? आज मुझे डीपीपी सारी मिलनी चाहिए सब लोगों की। घर जाकर के बस मौज मस्ती में लग गए हो तुम लोग। अभी 1 साल मौज मस्ती देखा है आप लोगों ने क्या होता है मौज मस्ती, फिर अगले साल को इसे बना रहे हो। हाँ, ये कहो अंकित को स्ट्रक्चर नहीं अपलोड हुआ बेटा टेस्ट इसका, है ना? लेकिन हम जो कह रहे हैं वो नहीं सुन रहे हो तुम। करवा देंगे बेटा, करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। करवा देंगे अंकित, है ना? बोल देंगे सर को, भी हो जाएगा। बहुत सारे वर्क होते हैं बेटा, ठीक है ना। आप लोग क्लास पे क्यों नहीं ध्यान देते हो कि शौकीन हो गए हो वो अपलोडेड वीडियो देखने के लिए? इसका मतलब आप लोग क्लास को लाइटली लेते हो या तो फिर क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहते हो आप। देखिए, उसको एक सेकेंडरी ऑप्शन मानिए उस बेसिस पर जब नेटवर्क का इशू बन जाए, ठीक है। सारे लोग मैं ध्यान दीजिए बेटा, और उसमें बहाने भी मत करिए, आप नुकसान आप अपना करेंगे। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखिए, नेटवर्क इशू हो सकता है, मैं मानता हूँ बेटा, ठीक है, बट आप लोग अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए। पूरी कोशिश करिए कि आपका जो लाइव क्लास चल रहा होता है उसको मिस ना करें, क्योंकि लाइव क्लास की बात ही अलग होती है ना। भरोसे बन जाएंगे अपलोडेड वीडियो के चक्कर में, ठीक है ना। आगे बैठते क्या बोल रहा है? चलो ठीक है। मुझे यार डीपीपी सारे नंबर मिलने चाहिए आप लोगों की, सुन गए ना आप लोग? जितने लोग भी क्लास में 12 लोग हो, जिसकी डीपीपी नहीं है उसके गार्जियन से बात करूंगा मैं सीधा। अंकित, आयुष, विशेष, अर्णव, सबको पता करूंगा कौन कौन है क्लास में, कौन नहीं है। ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नोट नंबर नेक्स्ट। अगर टर्म लिखा जाए सर ए जो स्पर्मिया क्या होता है, तो ए जो स्पर्मिया का मतलब होता है स्पर्म, सीमेन तो हो बट सीमेन में स्पर्म ना हो, यानी सीमेन विदाउट, सीमेन विदाउट स्पर्म। ध्यान देना बेटा। हाँ, नोट का पॉइंट है बेटा, नोट का पॉइंट है, ठीक है। ये वैसे टॉमी लिख रहा है, अर्णव क्या कर रहा है भाई? अभी वैसे टॉमी तो हमने बताया ही नहीं कुछ। ए जो स्पर्मिया का मतलब होता है ऐसा सीमेन जहां पर स्पर्म ना हो। दूसरा, ए स्पर्मिया क्या होता है? ए स्पर्मिया का मतलब होता है नो सीमेन, सीमन ने सीमन हो ही ना। आइसोजू स्पर्मिया, इसका मतलब होता है स्पर्म, स्पर्म्स आर इन मॉडरेट अमाउंट। ठीक है ना। एस्थीनोस्पर्मिया क्या होता है? एस्थीनोस्पर्मिया
इसका मतलब होता है डिक्रीज्ड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इन सीमेन। सीमेन में स्पर्म की जो मोटिलिटी कम होती है उस टर्म, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है एस्थीनोस्पर्मिया। फिर एक आता है नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रोस्पर्मिया नेक्रोस्पर्मिया का मतलब होता है स्पर्म सीमेन में है लेकिन डेड स्पर्म इन सीमेन। एक पॉइंट और लिख लीजिए, ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है लेस स्पर्म इन सीमेन। नोट कर लो बेटा। ये नोट नीचे वाला पॉइंट मत लिखो ठीक है, बाकी सारे नोट कर लो। चलिए हो गया बेटा नोट, जल्दी बताना फटाफट। एजोस्पर्मिया मतलब सीमेन विदाउट स्पर्म, एस्पर्मिया ओके। एस्पर्मिया का मतलब नो सीमेन। आइसोजोस्पर्मिया मतलब स्पर्म आर इन मॉडरेट अमाउंट। एस्थीनोस्पर्मिया का मतलब होता है डिक्रीज्ड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इन सीमेन। और नेक्रोस्पर्मिया का मतलब होता है डेड स्पर्म इन सीमेन। सर बट लास्ट वाला बताना। लास्ट वाला बेटा लिखा है नेक्रोस्पर्मिया, इसका मतलब होता है डेड स्पर्म इन सीमेन। नोट हो गया। यस चलो ठीक है बेटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तेरा ध्यान सुनिए। आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले हमने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया। हमने कहा कि सर ये लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड होता है और इसके पास फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं, वो सारा कुछ हमने बताया था ठीक है। आफ्टर दैट हम लोगों ने शुरू कर लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब स्टार्ट किया तो हमने कहा भाई ये भी लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड होता है, उसके पास फॉलोइंग पार्ट होते हैं, उनमें सारा कुछ आपने पढ़ लिया। तो जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा तो आपने सेकेंडरी oocyte रिलीज करा लिया, कहाँ से आई कैसे आई वो सब पढ़ लिया, यानी सेकेंडरी oocyte को आपने बना के रख लिया। जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना शुरू किया तो स्पर्म को बना लिया। तो उधर से स्पर्म और ओवम दोनों रेडी हो चुके हैं, यानी सेकेंडरी oocyte दोनों रेडी हो चुके हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो अब हम टॉपिक शुरू करेंगे अपना फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? देखो बताओ। किसी को कोई डाउट हो बताओ बेटा यहाँ तक। रहना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से कोई डाउट। चलो ठीक है, वेरी गुड बेटा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन। एस्पर्मिया कैसे होगी? अरे एस्पर्मिया का मतलब होता है स्पर्म हो ही ना सीमेन में, यानी जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो डिवाइड ही ना करे। समझ में आया अगर नो? बोल बच्चे। चलो ठीक है बेटा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन।
चलो बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। पहले बहुत अच्छे तरीके से सुन लीजिए, फिर बातें करते हैं, बातें इन द सेंस के लिखाते हैं, ठीक है। देखिए फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बेटा कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ये होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो होता है ये एक स्पीसीज स्पेसिफिक फिनोमिना होता है। क्यों स्पीसीज स्पेसिफिक फिनोमिना है? ये स्पीसीज स्पेसिफिक फिनोमिना इसलिए होता है कि ओवम और स्पर्म, ओवम तो अभी सही मायने में बोल ही नहीं पाएंगे, हम बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइट। हम ओवम अगर बोले तो आपको जहन में समझ में आना सिर्फ सेकेंडरी ओसाइट ही चाहिए जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। क्लियर हुआ बेटा पॉइंट? तो स्पर्म जैसे सपोज करें थोड़ी देर के लिए कि भाई ये स्पर्म है और ये है ओवम, अब इन दोनों को फर्टिलाइज करना है। तो होता क्या है कि हमने अभी भी एक पॉइंट आपके सामने यूज किया, इट इज अ स्पीसीज स्पेसिफिक फिनोमिना। क्यों कहते हो स्पीसीज स्पेसिफिक फिनोमिना? ये जो डॉट डॉट लाइन हमने दिखाई आपको दिख रही है क्या? दिखनी चाहिए, नहीं दिख रही तो आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो बस, और क्या। हाइपोथेटिकल डायग्राम मानो, ठीक है, ऐसे। तो जो फर्टिलाइजेशन है इट इज अ स्पीसीज स्पेसिफिक फिनोमिना। क्यों है? बिकॉज द स्पर्म एंड ओवम हैव अ केमिकल substance that is एंटी फर्टिलाइजिन, और ये है क्या? एसिडिक अमीनो एसिड्स का फॉर्म होता है, और ये होता है फर्टिलाइजिन, ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है। तो स्पीसीज स्पेसिफिक फिनोमिना इसीलिए होता है क्योंकि स्पर्म और ओवम के दोनों साइड में ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको आप फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन बोलते हैं। जब तक ये मैचिंग के नहीं होंगे, नहीं कंपैटिबल नहीं होंगे, तब तक हम फर्टिलाइजेशन की बात नहीं कर सकते। और ये कंपैटिबल तभी होंगे जब स्पीसीज सेम हो, यानी अगर हॉर्स और मेयर हैं तो ही फर्टिलाइज कर पाएंगे। आप सोचो गाय और हॉर्स ले लो, फर्टिलाइजेशन करा दें, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हॉर्स के जो स्पर्म के चारों तरफ केमिकल सब्सटेंस एंटी फर्टिलाइजन मौजूद होगा, वो गाय के ओवम के चारों तरफ जो फर्टिलाइजन मौजूद होगा केमिकल सब्सटेंस, उससे मैचिंग ही नहीं करेगा। इसलिए बोला जाता है कि फर्टिलाइजेशन इज स्पीसीज स्पेसिफिक फिनोमेना। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी बातें आ रही होंगी कि सर फिर तो आज डिफरेंट तरीके के गाय भी बनाई जा रही हैं, कुत्ते भी बनाए जा रहे हैं, बिल्ली भी बनाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बनाते हो आप, बट वो स्पीसीज सेम ही होती है, ठीक है, क्रोमोसोम सेम है, ठीक है। स्पीसीज हाँ उसमें ये होता है कि वो हाइब्रिडाइज्ड करते हैं, जबरदस्ती मिलावट करते हैं, तब तो हो सकता है। हाँ म्यूल भाई, फर्टिलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जनरेशन आगे जो चलनी है, वो जो बच्चा बने वो फर्टिलाइज भी तो होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन का ये मतलब थोड़ी ना कि जो बना दिया बच्चा जो बना वो आगे फर्टिलाइज ही ना करे, तो फिर उसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो इसलिए फर्टिलाइजेशन जो होता है ये स्पीसीज स्पेसिफिक फिनोमिना है। स्पीसीज स्पेसिफिक फिनोमिना इसीलिए होता है क्योंकि बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस अराउंड द स्पर्म एंड द ओवम which should be the compatible in the nature, and it should be compatible when the species will be same. क्लियर बेटा? आ गया सबको समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं चलती? बताओ जल्दी फटाफट मैसेज डाला करो यार। यस नहीं आया समझ में? अरे नो, फिर से सुनो ध्यान से। मैंने कहा फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। गैमेट यानी स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होना ही, फ्यूज होकर के फिर क्या बनाएंगे? जाइगोट। तो इन दोनों का फ्यूज होकर के जाइगोट बनाना ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब स्पर्म और ओवम
बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज, यानी स्पर्म और ओवम जो है सेम स्पीसीज की है, तभी हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, अदरवाइज हम फर्टिलाइजेशन की बात नहीं कर पाएंगे। और फर्टिलाइजेशन होगा तभी जब स्पीसीज क्या हो, सेम। क्यों? क्योंकि स्पर्म और ओवम के दोनों मतलब चारों तरफ से क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस। स्पर्म के चारों तरफ जब केमिकल सब्सटेंस होता है उसको एंटी फर्टिलाइजिंग बोलते हैं। ओवम के चारों तरफ जो यानी सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ जो केमिकल सब्सटेंस होता है उसको फर्टिलाइजिंग बोलते हैं। तो ये केमिकल सब्सटेंस जब तक मैचिंग के नहीं होंगे तब तक फर्टिलाइजेशन की बात नहीं करेंगे, और मैचिंग के तभी होंगे जब स्पीसीज क्या हो, सेम। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बोलो बेटा, अर्नो फटाफट। यस, चलो देखो बेटा ध्यान से। अब होता क्या है कि जब कॉपुलेशन होगा, यहां तक समझ में आ गया, इसके आगे सुनिए। जब कॉपुलेशन होता है यानी मेटिंग के दौरान मेल लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म रिलीज करता है, वजाइना में फीमेल की के दौरान लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल। अब वो जब स्पर्म रिलीज होंगे तो अब वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में जो स्पर्म का मूवमेंट होता है 1.3 to 5 मिलीमीटर पर मिनट। इस तरीके से स्पर्म धीरे धीरे मूव करता हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहां पहुंचता है, उधर एम्पुलर रीजन में, यानी एम्पुलर इस्थमस जंक्शन पर, और इधर से ओवम अगर आ जाएगा। बेटा आज देखो थोड़ा सा नेटवर्क इशू है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए परेशान मत होइए, क्योंकि इसीलिए क्लास आज आपकी सुबह से थोड़ा सा मैनेज कर दी जा रही थी, फिर भी हो नहीं पाई, लेकिन नेटवर्क इशू हो रही है। आप लोग परेशान मत होइए, अगर कोई दिक्कत आएगी तो दोबारा बता देंगे उस चीज को, ठीक है, कोई नहीं। ओके, मैंने यही कहा बेटा कि जब मेटिंग होगी तो मेटिंग के दौरान लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म आर रिलीज इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट यानी वजाइना, इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। सर कुछ साफ नहीं देख है बोर्ड पे, अनुभव। ये बेटा मैंने रफ डायग्राम स्पर्म का बनाया, ये ओवम रफली डायग्राम है। इसके चारों तरफ मैंने कुछ केमिकल सब्सटेंस दिखाया, इसके चारों तरफ कुछ केमिकल सब्सटेंस दिखाया है, ठीक है ना। और ये नीचे लिख रखा मैंने सेम स्पीसीज, जो दिख नहीं रहा है आपको बेसिकली, ये जो एरो लगा के दिखाया ये सेम स्पीसीज लिखा है, दिखाया ना। अनुभव दिखने लग गया आप? बोल भाई, जल्दी बोलो फटाफट यार। अबे दिखने में पगले तो महसूस तो कर रहा होगा। यस यस, चलो चलो चलो, ठीक है, थोड़ा बहुत ना आज मैनेज कर लो बेटा, आज कुछ नेटवर्क इशू इस वजह से, ठीक है, परेशान मत हुआ। चलो, तो जब लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म रिलीज किए जाते हैं वजाइना में, तो अब वो स्पर्म 1.3 से लेकर के, या 1.5 से लेकर के 5 मिलीमीटर, ठीक है, तक दूरी तय करता है 1 मिनट में। मैंने क्या बोला, मैं लिख देता हूँ 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट। इस स्पीड से स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में मूव करता है। अब मूव करता हुआ पहुंचता है कहाँ, एम्पुलर रीजन में। तब तक उधर से ओवम रिलीज होकर के आ जाता है, और दोनों आमने सामने हो जाएंगे, जैसे ये दिख रहे हैं आमने सामने। अब ये स्पर्म जब इस ओवम से फर्टिलाइज करने के लिए जाएगा तो इसके पहले ये थोड़ा सा अपना आप को मैच्योर करेगा, और अपने आप को मैच्योर जब करेगा तो उसको बोलते हैं फाइनल स्टेप ऑफ मैच्योरेशन, दैट इज कैपेसिटेशन। पूछा जाता है कैपेसिटेशन क्या है, कि तो कैपेसिटेशन इज द फाइनल स्टेप ऑफ मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म जस्ट बिफोर द फ्यूजन। क्लियर हुआ बेटा? यानी स्पर्म जब एम्पुलर स्टमक जंक्शन में पहुंचेगा ओवम के करीब, तो फर्टिलाइजेशन के पहले अपने आप को फिर से एक बार अच्छे से मैच्योर करता है। फाइनल स्टेप ऑफ मैच्योरेशन बोलते हैं उसको, बोलते हैं कैपेसिटेशन, ठीक है। और कैपेसिटेशन में 2 से 4 घंटे का वक्त लग जाता है। चलिए यहां तक रेडी हो गए बेटा, पॉइंट सारे, जल्दी बोलिए फिर लिखते हैं हम लोग। यस, चलिए
चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, fusion of male and female gamete is fertilization to form zygote. To form zygote is fertilization. Next one, fertilization is species specific phenomenon. Fertilization is species specific phenomena means the sperm should be of same species, should be of no. Fertilization is species specific phenomenon means the sperm and ovum, the sperm and ovum. ओवम बोले बेटा तो यहाँ पर अभी हम सेकेंडरी oocyte की बात कर रहे हैं। स्पर्म एंड ovum should be of same species. Next point. Species specificity is due to presence of chemical substance is due to presence of chemical substance around sperm and ovum. Next point. The chemical substance present around sperm is anti-fertilizing, ब्रैकेट में लिख लीजिए एसिडिक अमीनो एसिड्स। एंटी फर्टिलाइजिंग बेसिकली है क्या बेटा? एसिडिक अमीनो एसिड से बना हुआ सब्सटेंस है। स्पर्म के चारों तरफ, यस, द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड स्पर्म इज एंटी फर्टिलाइजिंग। नेक्स्ट पॉइंट, द केमिकल substance present around ovum
present around ovum glycine is fertilizing ब्रैकेट लिखिए ग्लाइकोप्रोटीन, ये पीटीएल लिखा हुआ है, पीटीएल मतलब प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। so for fertilization fertilizing and should be compatible, should be compatible, क्योंकि फर्टिलाइजर और एंटी फर्टिलाइजर जो है वो लॉक की तरह काम करते हैं। इस वजह से बेटा जिस स्पीसीज का स्पर्म होना चाहिए, अगर आप नेचुरली फर्टिलाइज करना चाहते हो तो उसी स्पीसीज का स्पर्म भी होना चाहिए, उसी स्पीसीज का ओवम। नोट कर लिया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग copulation, during copulation large number of sperms are inseminated after ejaculation के बाद स्पर्म के जो फर्टिलाइजेबिलिटी पीरियड होता है वो 24 से 48 घंटे। आफ्टर ejaculation the fertility period of sperm, ये पॉइंट रिपीट हो रहा है बेटा, 24 to 48 hours। while the fertility period of ओवम, ओवम बोले तो सिर्फ सेकेंडरी वो साइड की बात कर रहे हैं। ओवम इज 24 to 48 hours and viability period and viability period and viability period of sperm, oh sorry, and viability period of ovum is 72 hours। यानी ओवुलेशन होने के बाद ओवम का जो वाइबिलिटी सेम है दोनों का, यस। फर्टिलाइजेबिलिटी पीरियड तो 24 से 48 घंटे ही होता है दोनों का, लेकिन ओवम का जो वाइबिलिटी पीरियड है वो जिंदा रह सकता है 72 घंटे तक, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं जिंदा रहने का, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो हो वो 24 से 48 घंटे के अंदर ही होना चाहिए। समझ में आ गया बेटा पॉइंट? नोट कर लीजिए, ऊपर वाला पॉइंट लिख लिए होंगे आप। चलिए देखिए बेटा,
लास्ट लाइन नॉट क्लियर। अरे भैया हमने ये बताया है बेटा, आयुष की जो इजाकुलेशन के बाद फर्टिलाइजेबिलिटी पीरियड स्पर्म की होती है 24 से 48 घंटे होती है। ओवम की ओवुलेशन के बाद भी 24 से 48 घंटे होती है। ओवम क्या करता है, ओवुलेशन होने के बाद 72 घंटे तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर चाहते हो कि फर्टिलाइजेशन हो जाए तो वो 24 से 48 घंटे के अंदर ही होना चाहिए। समझ में आया भैया कि अभी भी नहीं आया? बोलो आयुष। क्लियर? ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। द स्पीड ऑफ sperm in female genital tract is 1.5 to 3 millimeter per minute। 1.5 एक दो मत समझना बेटा, ठीक है? ये 1.5 लिखा हुआ है, 1.5 to 3 millimeter per minute। नेक्स्ट पॉइंट, after reaching near the ovum, ब्रैकेट में लिखना है आपको, एम्पलरी isthmus junction, after reaching near the ovum, sperm undergo final step of maturation। फाइनल स्टेप ऑफ मैचुरेशन, और इसी फाइनल स्टेप को बोलते हैं क्या? कैपासिटेशन। नोट कर लो बेटा। यानी जब स्पर्म पहुंच जाएगा एम्पलर जंक्शन पर नियर टू द ओवम, स्पर्म बिफोर द फर्टिलाइजेशन क्या करेगा? फाइनल स्टेप ऑफ मैचुरेशन। तो आफ्टर रीचिंग नियर द ओवम, स्पर्म अंडरगो फाइनल स्टेप ऑफ मैचुरेशन जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के पहले ही स्पर्म अपने आप को पूरी तरीके से क्या मरेगा? मैच्योर करेगा। नोट कर लो पॉइंट बेटा। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ बच्चों? बोलो भाई आप लोग। चलो हेडिंग डालेंगे बेटा इसके बाद आप लोग फटाफट। स्टेप्स ऑफ कैपेसिटेशन। क्लास आपकी बेटा 2 बजे तक है बस, ठीक है? हमारे अभी भी 8 मिनट बाकी है, ठीक है? डोंट वरी, परेशान मत होइए आप। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अभी 8 मिनट, सॉरी 8 मिनट अभी भी बाकी है आपके। हो गया? जल्दी बताओ भाई। चलो हेडिंग डालना बेटा, स्टेप्स ऑफ कैपेसिटेशन। जरा ध्यान से सुनना है इसको। स्टेप्स ऑफ कैपेसिटेशन क्या होता है? हेडिंग आपको डालनी है बेटा, स्टेप्स ऑफ कैपेसिटेशन।
जरा सुनिए, तो मैं कह रहा हूँ 10 मिनट एक्सटेंड करके सेकेंडरी साइड एक्सटेंड कर देना सर प्लीज। बच्चों आपकी 2:15 पे क्लास होनी है। किसने ये मैसेज रिप्लाई किया? सभी को सेकेंडरी साइड में तकलीफ हो रही है? मैसेज करो बेटा फट से। नो नो दे, जिसने मैसेज किया सेकेंडरी साइड वाला वो बोले। अरे भाई जिसने सभी प्रॉब्लम या जिसने किसको प्रॉब्लम थी, मैसेज डालो बेटा। अर्नव को, ठीक है अर्नव, आप बेटा मुझे पर्सनली पूछना पे, ठीक है फोन पे। हाँ मुझे पता है 2:15 पे केमिस्ट्री क्लास होनी बेटा, ठीक है ना, इसलिए मैं 2 बजे छोड़ दूंगा आपको, डोंट वरी। चलिए देखिए, परेशान ना उठा बेटा अर्नव, है ना, अभी मुझे पूछना है आप क्लास के तुरंत बाद ही, ठीक है। अभी इसके जस्ट बाद मेरी क्लास है, आप मुझे पूछना अच्छे से, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको 4:30 बजे के बाद, ठीक है बेटा। चलो ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ कैपेसिटेशन क्या होता है जरा ध्यान सुना बेटा। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि नौदी बाबू हैं, इनकी शादी क्लियर की गई भाई, फिक्स की गई। बहुत अच्छे समझना मैं जो बताना चाह रहा हूँ, 4 स्टेप्स होते हैं यहाँ पर। स्टेप्स ऑफ कैपेसिटेशन में सबसे पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप के जो पिताजी हैं, लड़की के पिताजी क्या करेंगे भाई, दूल्हा जो है लड़के के पिताजी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरी महफिल में कोई नहीं होता उसके लिए। तो लड़की के पिताजी क्या कहते हैं कि भाई जितने भी रेस्ट्रिक्टेड पॉइंट्स दूल्हे के लिए हमारे बने वो सब हटा दो रास्ते से, ताकि हमारे दूल्हे बाबू की गाड़ी हमारे घर तक बढ़िया आराम से चली जाए, चूना उना डाल के बकायदा एरो से डायरेक्शन दिखा कर। तो पहला स्टेप क्या बनेगा स्टेप ऑफ कैपेसिटेशन में, कि जैसे रास्ते में कोई बाधाएं यानी कूड़ा करकट तो उनको हटाओ, है ना। तो पहला स्टेप में यही आता है कि ऑल इनहिबिटरी फैक्टर्स आर वास्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब पिताजी हो गए, इसके लड़की की लड़की कौन है, ओवम, और स्पर्म क्या हो गए, दूल्हा जी, ठीक है। तो स्पर्म के चारों तरफ जो भी इनहिबिटरी फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे वास्ड कर दिए जाएंगे विद द सिक्रीशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि जो दूल्हे महाराज हैं जब ये गाड़ी से निकलेंगे तो क्या करेंगे, ये कंघा निकालेंगे, अपने बालों में बकायदा ऐसे ऐसे कंघा मारना स्टार्ट, नहीं अपने आप को क्या करेंगे, ये कंसंट्रेट करेंगे। यानी दूसरे स्टेप में क्या आता है कि डीएनए कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियस बिकम्स कंडेंस्ड, न्यूक्लियस कंडेंस्ड हो जाएगा, डीएनए कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक। दूसरा स्टेप कैपेसिटेशन का कंप्लीट। तीसरा स्टेप क्या होगा, यानी जैसे ही गाड़ी से निकलेंगे, मतलब पहला दूसरा स्टेप क्या था, गाड़ी से निकले कंगाऊंगा मारे बालों बकायदा बेल्ट बेल्ट बढ़िया एकदम रेडी किए टाइट कर लिया। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये भाई अब जाहिर सी बात लड़की देखने के लिए गए हैं तो पसंद करेंगे, तो इनको रिंग ले जाना पड़ेगा ना, और रिंग किसी न किसी छोटे बॉक्स में होता है। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, बॉक्स को ढीला करेंगे हल्का सा, ठीक है ना। यानी तो एक्रोसोमल जो वॉल है, हेड की जो एक्रोसोमल वॉल है वो वीक होगी, ठीक है। चौथे स्टेप में क्या होगा, एक्रोसोमल वॉल जब वीक हुई उसके बाद उसमें इस कैल्शियम आयन की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है बॉक्स को ढीला करेंगे, रिंग निकालेंगे, तो रिंग में क्या करेगा, फीमेल अपनी रिंग, फीमेल क्या करेगी उस रिंग में अपनी फिंगर को डाल देगी। हाँ, तो चौथे स्टेप में क्या होगी, परमेबिलिटी बढ़ जाएगी कैल्शियम आयन के लिए, किसमें, एक्रोसोम में, ताकि एक्रोसोम से एक्रोलाइसिन रिलीज हो सके। पहला स्टेप ऑल इनहिबिटरी फैक्टर्स, यानी सारी बाधाएं जो रास्ते में है वो खत्म की जाए।
दूसरा स्टेप अपने आप को बढ़िया मेंटेन करेंगे, यानी डीएनए कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियस बिकम कंडेंस्ड। तीसरा स्टेप बॉक्स ढीला किया जाएगा, यानी एक्रोसोमल वॉल बिकम्स वीकर, कुछ केमिकल्स होंगे जिसकी वजह से वो वीक होगा। चौथा स्टेप क्या होगा, फीमेल रिंग पहन लेगी, यानी एक्रोसोम वॉल में जो परमेबिलिटी कैल्शियम आयन के लिए बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक्रोलाइसिन निकलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही एक्रोलाइसिन निकलना शुरू हो जाएगा, प्रोसेस शुरू हो जाएगा क्या, फर्टिलाइजेशन का। ये 4 स्टेप्स होते हैं। तो नाउ द कैपस, जब ये चारों यानी कैल्शियम आयन की जैसे एंट्री होगी तो फर्टिलाइजिन यानी फर्टिलाइजिन या स्पर्मलाइसिन रिलीज होने लगेगा। अब ये मैच्योर स्पर्म, फाइनल स्टेप ऑफ मैच्योरेशन यानी जो कैपेसिटेशन है, नाउ द कैपेसिटेटेड स्पर्म इज रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, रेडी। चलो तो इसको नेक्स्ट टाइम पे बताते हैं, क्योंकि कोई जो है एक लोग छोड़ गए क्लास, ठीक है बेटा, इसको लिखा देते नेक्स्ट टाइम पे। ओके, चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू बेटा, है ना।